जून 2026 शाम के ठीक 4:40 आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम स्टील प्लांट स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में रोजाना की तरह क्रेन हवा में मंडरा रही थी। एक दैत्याकार बाल्टी, जिसे इंजीनियरिंग की भाषा में लेडल कहते हैं। इस बाल्टी के अंदर कोई साधारण पानी नहीं था। इसके अंदर खोल रहा था 150 टन पिघला हुआ लोहा। तापमान पूरे 1600 डिग्री सेल्सियस, सूरज की सतह के तापमान का करीब 1/3। आमतौर पर ज्वालामुखी के लावे का तापमान 700 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने इतिहास का सबसे खौफनाक पन्ना लिख दिया। एक ऐसा धमाका जिसने जमीन हिला दी, आसमान छूटी लपटें उठी और स्टील प्लांट के अंदर काम कर रहे मजदूरों के ऊपर वो लावा बरस पड़ा। कुछ ही सेकंड में हंसते खेलते 8 इंसान कोयला बन गए। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक अनहोनी थी, एक फ्रीक एक्सीडेंट जैसा कि मैनेजमेंट दावा करती है, या फिर ये मुनाफे की बेदी पर दी गई इंसानी बलि थी? क्या ये ब्लास्ट किसी तकनीकी खराबी से हुआ, या इसके पीछे देश के किसी बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की सोची समझी साजिश थी? आज इस वीडियो में हम उस खौफनाक पल की एक एक परतें खोलेंगे जिसे शायद दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वाईजैक स्टील प्लांट ब्लास्ट का विज्ञान और इसके पीछे का सच आपकी रूह कपा देगा। हादसे को समझने के लिए पहले हमें उस लेडल के विज्ञान को समझना होगा। जिस विशाल बाल्टी में 1600 डिग्री का लावा रखा जाता है, वो आखिर किस चीज से बनी होती है? क्या वो इतनी आसानी से फट सकती है? इंजीनियरिंग के मुताबिक एक लेडल को 3 परतों में डिजाइन किया जाता है। पहली परत आउटर सेल, ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो बेहद भारी और मोटे कार्बन स्टील से बना होता है। इसका काम पूरे स्ट्रक्चर को मजबूती देना होता है। दूसरा परत इंसुलेटिंग लाइनिंग, ये बीच की परत होती है जो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है ताकि बाहरी स्टील का ढांचा पिघल न जाए। तीसरी परत रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स, ये सबसे अंदरूनी परत होती है जो सीधे 1600 डिग्री के पिघले लोहे के संपर्क में रहती है। ये विशेष प्रकार की आगसा ईंटें होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जो मैग्नीशियम या कार्बन से बनती है। इसका काम इस भयंकर तापमान को झेलना होता है। अब सोचिए, इस सुरक्षा चक्र के बाद भी लाइनिंग फेलियर कैसे होता है? मीडिया रिपोर्ट और धातु विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार, जब इन रिफ्रैक्टरी ईंटों को समय पर बदला नहीं जाता या फिर बेहद घटिया क्वालिटी का कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है, तो लगातार थर्मल शॉक के कारण ईंटों में बारीक दरारें पड़ने लगती हैं। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में इरोजन या लाइनिंग डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या वाईजैक में भी यही हुआ था? क्या 150 टन का लावा धीरे धीरे उन ईंटों को गलाकर बाहरी स्टील सेल तक पहुंच गया था? जब 1600 डिग्री का मेल्टन स्टील बाहरी परत को छूता है तो वो स्टील कागज की तरह पिघल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ रिसाव ही इस तबाही का वजह था, या इसके पीछे कोई और अदृश्य दुश्मन छुपा था? पहली थ्योरी, क्या आप जानते हैं स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूरों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आग नहीं, लावा बिल्कुल नहीं। उनका सबसे बड़ा दुश्मन है पानी की एक मासूम बूंद। जी हाँ, आपने सही सुना। पानी की एक बूंद 150 टन लोहे को परमाणु बम की तरह ब्लास्ट कर सकती है। इसे विज्ञान में स्टीम एक्सप्लोजन कहते हैं। जब 1600 डिग्री सेल्सियस वाले पिघले हुए स्टील पर पानी गिरता है, या फिर पिघला हुआ स्टील किसी ऐसे सतह पर गिरता है जहां जरा सा भी नमी या पानी जमा हो, तो क्या होता है? पानी उबलता नहीं है, बल्कि वह नैनो सेकेंड के भीतर सीधे भाप में बदल जाता है। पानी के भाप बनते ही उसका वॉल्यूम अचानक 1600 गुना से ज्यादा बढ़ जाता है। अब कल्पना कीजिए, सेडल के नीचे कंक्रीट के फर्श पर या कूलिंग सिस्टम से लीक हुआ थोड़ा सा भी पानी मौजूद था, और जैसे ही लाइनिंग फेलियर के कारण लावा नीचे गिरा, उस पानी को फैलने की जगह नहीं मिली। वो पानी तुरंत सुपर हीटेड स्टीम में बदला और ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे सीसीडी यूनिट को उड़ा दिया। हवा में उड़ता हुआ 1600 डिग्री का लावा किसी वाटर स्प्रिंकलर की तरह चारों तरफ बिखर गया। क्या ये सोची समझी लापरवाही नहीं है? इतने संवेदनशील इलाके में नमी या पानी के रिसाव को रोकने के लिए कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया। लेकिन कहानी में एक और वैज्ञानिक थ्योरी सामने आई है। फैक्ट्रियों के मुख्य निरीक्षक के शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। धमाका लेडल के गिरने से नहीं, बल्कि लेडल के नीचे का स्लाइड गेट खोलने से पहले उसके अंदर हुआ था, और इसकी वजह थी एंट्रैप्ड गैस, यानी अंदर फंसी हुई गैसों का साइलेंट टाइम बम। स्टील बनाने की प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
और विशेष रूप से ऑर्गन जैसी गैसों का इस्तेमाल लिक्विड मेटल को साफ करने और ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट बताती है कि मेंटेनेंस के दौरान कास्टिंग सिस्टम के अंदर रेसिडुअल ऑर्गन फंसी हुई रह गई थी। जब यह गैस पिघले हुए स्टील के विशाल दबाव और तापमान के बीच दब जाती है तो ये फायर बबल्स यानी आग का बुलबुला बना देती है। जैसे ही क्रेन ने लेडल को घुमाया और स्लाइड गेट खोलने की कोशिश की गई, दबाव में अचानक बदलाव आया। वो गैस का बुलबुला प्लग झपकते ही सुपर एक्सपेंड हुआ और फट गया। 150 टन का लावा उस धमाके के दबाव से हवा में उछल गया। अब सवाल उठता है कि क्या उन ऑपरेटरों को ये पता नहीं था कि अंदर गैस फंसी हुई है? क्या प्रेशर गेज काम नहीं कर रहे थे, या फिर क्रेन और मशीनों के अलार्म सिस्टम को जानबूझकर बंद रखा गया था ताकि प्रोडक्शन में देरी ना हो? इस ब्लास्ट का नतीजा क्या निकला? अस्पताल के बर्न वार्ड से आई मेडिकल रिपोर्ट ने डॉक्टरों तक के पैर कपा दिए। घायलों को 90% बर्न इंजरी यानी 90% झुलसा हुआ घोषित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए 90% बर्न का मतलब क्या होता है? चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका मतलब है कि आपकी त्वचा, जो आपके शरीर की सबसे बड़ी ढाल है, जो आपको बैक्टीरिया से बचाती है, जो आपके शरीर के पानी को अंदर रोके रखती है, वो पूरी तरह से राख हो चुकी है। त्वचा की तीनों परतें, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू पिघलकर खत्म हो जाती है। ऐसे मरीजों का शरीर अपने भीतर के जरूरी तरल पदार्थों को रोक नहीं पाता है और वे हवा में भाप बनकर उड़ने लगते हैं। इंसान का शरीर एक गहरे हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। इससे दिल शरीर में पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता। उनके अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। ये एक ऐसा असहनीय दर्द है जिससे मौत भी एक वरदान लगने लगती है। अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट जो इस पूरे हादसे को एक मर्डर मिस्ट्री में बदल देता है। क्या इस तबाही की भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी? क्या मैनेजमेंट को पता था कि कोई बड़ा धमाका होने वाला है? आइए अब समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस दिन की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जैसा कि ट्रेड यूनियन और CITU के प्रतिनिधियों ने अपने प्रेस रिलीज में आरोप लगाया, मुख्य ब्लास्ट से ठीक आधा घंटा पहले जब SMS-2 में पहला छोटा रिसाव देखा गया तो मजदूरों ने काम रोकने की गुहार लगाई थी। प्लांट की सेफ्टी गाइडलाइंस साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी भी थर्मल यूनिट में कोई एनोमली दिखे तो पूरे सिस्टम को इमरजेंसी शटडाउन पर डाल देना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया? उन्होंने कथित तौर पर केवल ऊपरी पैच वर्क करने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि प्लांट को बंद करने का मतलब था करोड़ों रुपया का नुकसान। कॉर्पोरेट की मुनाफे की अंधी दौड़ में मजदूरों की जान की कीमत उस पैच वर्क से भी कम आंकी गई। आधे घंटे तक सिस्टम को जबरन खींचने का नतीजा ये हुआ कि जो हादसा टाला जा सकता था वो एक महाविनाश में बदल गया। क्या उन अधिकारियों पर ऊपर से प्रोडक्शन का ऐसा कोई दबाव था कि वे इंसानी जानों को दांव पर लगाने के लिए मजबूर हो गए? ये व्हाट्सएप मैसेज इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वाइजैक स्टील प्लांट का ये हादसा अचानक हुई कोई अनहोनी नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई आपराधिक लापरवाही थी। अगर आपको लगता है कि 8 जून को 10 मजदूरों की जान लेने के बाद मैनेजमेंट जाग गया होगा तो आप गलत है। इस खौफनाक दास्तान का सबसे शर्मनाक मोड़ अभी आना बाकी था। इस बड़े हादसे के ठीक 3 दिन बाद जब केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति प्लांट के अंदर जांच कर रही थी, तभी उसी वाइजैक स्टील प्लांट के दूसरे हिस्से से फिर खबर आती है एक और लेडल लीक हो गया और पिघला हुआ लोहा फर्श पर फैल गया। गनीमत रही कि इस दूसरे हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई क्योंकि मजदूर पहले ही सतर्क थे। लेकिन ये घटना क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि वाइजैक स्टील प्लांट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक तरफ लाशें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, रोते बिलखते परिवार न्याय की भीख मांग रहे थे, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट उसी ढर्रे पर काम चला रहा था। क्या उन्हें कानून का कोई डर नहीं है, या फिर उन्हें पता है कि कुछ दिनों का हंगामा है, फिर सब शांत हो जाएगा? 8 जून के घातक ब्लास्ट और फिर 11 जून को हुए इस दोबारा रिसाव के बाद प्लांट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए। इसके बाद प्रबंधन ने सख्त रूप अपनाते हुए 15 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और 19 अधिकारियों का तुरंत ट्रांसफर कर दिया। यूनियनों और कर्मचारियों का आरोप है कि प्लांट में मैन पावर की भारी कमी है
आउटपुट बढ़ाने का अत्यधिक दबाव और घटिया कच्चे माल के इस्तेमाल की वजह से एक के बाद एक तकनीकी खामियां और हादसे सामने आ रहे हैं। ट्रेड यूनियन के दावों को देखें तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस विभाग में पहले सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए 2000 अस्थायी कुशल कर्मचारी हुआ करते थे, वहां आज बजट कटौती के नाम पर सिर्फ 700 कर्मचारियों से काम कराया जा रहा था। यानी एक एक कर्मचारी के ऊपर 3-3 गुना काम का बोझ, ऊपर से परमानेंट स्टाफ की जगह ठेका मजदूरों को खतरनाक जगहों पर झोंक दिया जाता है, जिन्हें ना तो उचित ट्रेनिंग मिलती है और ना ही कोई सुरक्षा गियर। द हिंदू की एक डेटा एनालिसिस के मुताबिक भारत में हर साल हजारों औद्योगिक हादसे होते हैं, लेकिन उनका डेटा कभी सामने नहीं आ पाता, क्योंकि राज्य सरकार और फैक्ट्रियां उन्हें फ्रीक एक्सीडेंट बताकर फाइलों में दबा देती हैं। क्या हमारे समाज में मजदूरों की जान इतनी सस्ती है कि कंपनियां करोड़ों की मेंटेनेंस फंड बचाकर अपनी बैलेंस शीट चमकाने में लगी रहती है? हादसे होते ही शुरू होता है वो देश का घिसा पीटा नाटक, जिसे हम मुआवजे का खेल और वीआईपी राजनीतिक कहते हैं। लेकिन जरा ये सोचिए, क्या यह मुआवजा उन परिवारों के आंसू पोंछ सकता है? क्या पैसे की ये गड्डियां उन बच्चों को उनके पिता वापस लाकर दे सकता है, जिसके सिर से हमेशा के लिए साया उठ गया? ट्रेड यूनियन का आरोप है कि ये सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने का एक तरीका है। असली गुनाहगार यानी वो मैनेजमेंट डायरेक्टर और सेफ्टी ऑफिसर जिनकी लापरवाही से ये धमाका हुआ, उन पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता? आइए अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे गहरे पहलू पर रोशनी डालते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कोई साधारण सरकारी कंपनी नहीं थी। इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया था। ये वो कंपनी थी जो कभी हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाकर देश के खजाने को भर रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये आलीशान नवरत्न अचानक अरबों रुपए के कर्ज में डूब गया? सरकारी बैलेंस शीट और संसदीय समितियों के रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे एक ढांचागत समस्या है, जिसे जानबूझकर कभी हल नहीं किया गया, और वो समस्या है कैप्टिव माइंस का ना होना। भारत के जितने भी बड़े स्टील उत्पादक है, चाहे वो निजी क्षेत्र के टाटा स्टील हो, JSW हो या सरकारी क्षेत्र की सेल हो, उन सबके पास अपनी खुद की कैप्टिव आयरन और माइंस यानी लोहे की खदानें हैं। खुद का खदान होने से उन्हें कच्चा लोहा कम लागत पर मिल जाता है। लेकिन वाइजैक स्टील प्लांट देश का इकलौता ऐसा मेगा प्लांट है जिसके पास अपनी कोई खदान नहीं। इसे अपना कच्चा लोहा बाजार भाव पर NMDC या निजी कंपनियों से महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। नतीजा, वाइजैक स्टील प्लांट की उत्पादन लागत उसके विरोधियों से 30 से 40% लगभग ज्यादा रहती है। जब कंपनी का मुख्य रेवेन्यू कच्चे माल की खरीदी में ही स्वाहा हो जाएगा, तो मुनाफा कैसे होगा? धीरे धीरे कंपनी को रोजमर्रा के खर्चों और कर्मचारियों के सैलरी के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा, और देखते ही देखते ये नवरत्न कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही दिखता है, निजीकरण। अब यहां आकर ट्रेड यूनियन और आंध्र प्रदेश की जनता का गुस्सा एक ऐसे ही गंभीर और तार्किक सवाल में बदल जाता है। क्या वाइजैक स्टील प्लांट को जानबूझकर कंगाली की कगार पर ढकेला गया? केंद्र सरकार ने इस प्लांट के 100% विनिवेश यानी पूरी तरह निजीकरण का प्रस्ताव काफी पहले यानी 2021 में ही टेबल पर रख दिया था। यूनियन का आरोप है कि प्लांट को जानबूझकर कैप्टिव माइंस नहीं दी गई, इसके फंड्स को ब्लॉक किया गया और इसे वित्तीय रूप से इतना पंगु बना दिया गया कि इसका मूल्यांकन कौड़िये के दाम पर आ जाए, ताकि कल को देश का कोई बड़ा निजी क्रोनी कैपिटलिस्ट, कोई बड़ा उद्योगपति आए और इस लाखों करोड़ की बेशकीमती जमीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडीमेड पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट को बेहद सस्ते दामों में खरीद ले। अगर ये आरोप सही है तो सोचे कितना बड़ा पाप है। क्या किसी एक उद्योगपति की तिजोरी भरने के लिए एक सरकारी धरोहर की बलि दी जा रही है? और क्या उसी बजटीय तंगी के कारण सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ जिसने पैडी राजू जैसे ईमानदार मजदूरों की बलि ले ली? बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय बाहरी एक्सपर्ट कमेटी अभी जांच कर ही रही है, लेकिन वाइजैक के हवाओं में फैले बारूद और अपनों को खो चुके परिवारों का गुस्सा थमा नहीं।